अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इन डिटेल। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है कि एक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जितने भी ऑर्गन्स और जितने भी हार्मोन्स या जितने भी कह सकते हैं हम ग्लैंड्स पार्टिसिपेट करते हैं, उन सब की ये लिस्ट है। सबसे पहले हमारे पास माउथ है, माउथ के बाद ओरल कैविटी आती है। ओरल कैविटी के अंदर हमारे पास 3 चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। एक होते हैं हमारे टीथ मतलब दांत, और एक होती है टंग मतलब कि ज़ुबान, और एक होते हैं स्लाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है, जो कि स्लाइवा प्रोड्यूस करते हैं। और ओरल कैविटी के बाद आता है फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद है ओसोफेगस, इसके बाद है स्टमक, स्टमक के अंदर मेन डाइजेशन हो रही है। इसके बाद है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट्स हमारे पास फर्दर हैं, ड्यूडेनम, ज्यूजिनम और इलियम। फिर है लार्ज इंटेस्टाइन, उसके अंदर है सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। और फिर कोलोन जो है लार्ज इंटेस्टाइन का जो पार्ट है, उसके मजीद 4 पार्ट्स हैं, असेंडिंग, ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग, देन सिग्मोइड। और इसके बाद लास्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज एनस। अब है हमारे पास एनाटॉमी ऑफ ओरल कैविटी। ओरल कैविटी के अंदर हमें पता है कि सबसे पहले हमारे टीथ होते हैं, उसके बाद टंग है, और फिर स्लाइवरी ग्लैंड्स हमारे ओरल कैविटी का पार्ट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम अपने माउथ को देखें तो माउथ सबसे पहले वो ओपनिंग है जो कि लिप्स के थ्रू ओपन हो रही है, दैट्स माउथ। और माउथ के बाद जो अंदर का पार्ट हमारे पास आ रहा है, जिसके अंदर हमारे टीथ हैं, हमारे ये टंग है और पैलेट्स हैं हमारे सारे, ये चीज़ हमारी ओरल कैविटी कहलाती है। इसके बाद जो ओरल कैविटी है, इसकी बिल्कुल बैक साइड पे हमारे पास जो पार्ट लग रहा है वो फेरिंग्स कहलाता है। फेरिंग्स का पार्ट है वो, और आगे से हमारी ओरल कैविटी ओपन होती है लिप्स के ज़रिए, और हमारे पास जो टीथ हैं उसके 2 पेयर्स होते हैं, एक हमारे ऊपर वाले जिंजाइवा में होता है, एक हमारे नीचे वाले जिंजाइवा में होते हैं। टोटल हमारे पास 32 टीथ होते हैं। जिंजाइवा का मतलब होता है गम्स, गम्स को उर्दू में हम जबड़े कहते हैं, राइट। और इसके बाद जो इसका हमारी ओरल कैविटी का फ्लोर होता है, उसमें हमारी टंग मौजूद होती है, और जो ऊपर उसकी रूफ एरिया जिसे हम कह सकते हैं, वहाँ पर हमारे पैलेट्स मौजूद होते हैं। इन पैलेट को हम उर्दू में तालू कहते हैं। और ये जो पैलेट्स हैं ये 2 होते हैं हमारे पास, होते एक ही हैं, बट अगर हम इसको सामने से फील करें, मतलब शुरू में फील करें, तो ये हार्ड होता है, बोनी सा स्ट्रक्चर होता है, बट एंड में जाते जाते जैसे जैसे ये फेरिंग्स के करीब होता जाता है ये सॉफ्ट होता जाता है, राइट। और फिर सॉफ्ट पैलेट के बिल्कुल जो है एंड पर एक पीस ऑफ मसल जो है हमें नज़र आ रहा है, इसको हम कहते हैं यूव्यूला, राइट। इसके बाद हमारे पास एक और टर्म यहाँ पर लिखी हुई है, रेक्टोमोलर ट्राइगोन। ये दरअसल हमारी जिस पॉइंट पर हमारी एक दाढ़ मौजूद होती है उसको हम कहते हैं अक्ल दाढ़, वहाँ वाला पार्ट हमारा कहलाता है रेक्टोमोलर ट्राइगोन। और इसके अलावा एक और टर्म है यहाँ पर बकल म्यूकोसा करके। तो बकल म्यूकोसा का मतलब है हमारी जो फेरिंग्स की वॉल्स है ना, वो हमारी चीक्स हैं, ठीक है। हमारी चीक्स बाहर से अगर हम फील करें तो वो बिल्कुल ड्राई होती हैं, बट अंदर से देखें तो वो मॉइस्ट होती हैं, क्योंकि हमारे जो स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं वो मुसलसल स्लाइवा रिलीज़ करते हैं। तो उस स्लाइवा की वजह से हमारी जो अंदर वाली चीक्स होती हैं वो मॉइस्ट होती हैं। तो हमारी लिप्स की और चीक्स की जो लाइनिंग है एक, उसको हम कहते हैं बक्कल म्यूकोसा, राइट। अब जब हम बात करते हैं ह्यूमन डेंटिशन की, तो हमारे पास यहाँ पर 2-3 टर्म्स आती हैं जो कि ह्यूमन डेंटिशन से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है डाइफोडोंट। डाइफोडोंट का मतलब है कि ह्यूमंस के जो टीथ होते हैं वो उनकी पूरी लाइफ में सिर्फ 2 बार आते हैं। जब हमारा एक जो है वो बिल्कुल न्यू बॉर्न ह्यूमन बेबी होता है, वो विदाउट टीथ होता है, उसके टीथ नहीं होते, बट जैसे जैसे वो ग्रो करता जाता है तो उसके टीथ आते रहते हैं, राइट। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि जब उसके टीथ आ जाते हैं और वो आए हुए टीथ्स को हम कहते हैं डेसिडुअस टीथ, राइट। लेकिन वो डेसिडुअस टीथ भी टेम्पररी होते हैं, और कुछ टाइम के बाद वो भी टूट जाते हैं। और जब वो टूट जाते हैं तो उसके बाद हमारे पास एक और टीथ्स आते हैं जिनको हम कहते हैं परमानेंट टीथ। और इसके बाद अगर परमानेंट टीथ्स अगर हमारे किसी भी तरह से डैमेज होते हैं तो वो दोबारा नेचुरली तौर पर नहीं आ सकते। तो ह्यूमन डेंटिशन की एक क्वालिटी ये है कि बस एक ह्यूमन की लाइफ में 2 बार उसके दांत आते हैं या 2 बार उसके टीथ आते हैं, तो इसको हम कहते हैं डाइफोडोंट।
अब नेक्स्ट टर्म हमारे पास आती है थीकोडॉन्ट। थीकोडॉन्ट का मतलब है कि हमारे जो टीथ होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं हमारे जिंजाइवा में, यानी कि हमारे जो दांत होते हैं वो टाइटली अटैच होते हैं हमारे गम्स के साथ। गम्स का मतलब हमारे जबड़ों के साथ। तो दांतों की या टीथ की इस क्वालिटी को हम थीकोडॉन्ट से रेफर करते हैं। अब एक और टर्म हमारे पास है, दैट इज हेट्रोडॉन्ट। हेट्रोडॉन्ट हम अपने टीथ की इस क्वालिटी की वजह से उनको कहते हैं क्योंकि हमारे जो जितने भी टीथ हैं हमारे, उनकी अलग अलग शेप्स हैं। जैसे कि ये हमारे पास मोलर्स हैं, प्री मोलर्स हैं, कैनाइन्स हैं, इंसाइजर्स हैं, इन सब की शेप्स बिल्कुल डिफरेंट है इन एक दूसरे से। दैट्स वाई हम अपनी टीथ की इसी क्वालिटी की वजह से इनको कहते हैं कि ये हेट्रोडॉन्ट्स हैं, राइट। अब हमारे पास हमारे जो टीथ होते हैं इनकी थोड़ी सी अगर हम एनाटॉमी देखें, ज़्यादा डिटेल में नहीं है लेकिन थोड़ी सी एनाटॉमी है कि हमारे जो टीथ हैं उनकी बिल्कुल आउटर कवरिंग जो है, देखिए वाइट कलर की हमें ऊपर से नज़र आ रही होती है, दैट्स कॉल्ड इनेमल, राइट। वो कहलाती है हमारी इनेमल। बट ये नॉन सेंसिटिव और नॉन लिविंग पार्ट होता है, राइट। हमारे इस हिस्से को कुछ भी फील नहीं होता। नॉन सेंसिटिव का मतलब ये है। इसके बाद एक पार्ट आता है, दैट्स कॉल्ड डेंटिन। डेंटिन सेंसिटिव भी होता है और लिविंग भी होता है, बट थोड़ा बहुत होता है। और इसके बाद एक और पार्ट आता है, पल्प। ये हमारा मोस्ट सेंसिटिव पार्ट है टीथ का, राइट। जब हमारे दांतों में कीड़ा लगता है और शुरू के स्टेजेस होते हैं कीड़े लगने वाले, तो वो सबसे पहले हमारे इनेमल पे लगता है। बट हमारा जो इनेमल है वो बिल्कुल नॉन लिविंग है, नॉन सेंसिटिव है, तो हमें कुछ भी नहीं होता, राइट। लेकिन इनेमल और वो जो कीड़ा होता है वो हमारे दांतों के अंदर जा रहा होता है। दैट्स वाई हमारे डेंटिन तक पहुंच जाता है वो। और जब हमारे डेंटिन तक पहुंचता है तो हमें जो है वो पेन वाली कंडीशन स्टार्ट होती है। बट जब वो हमारे पल्प तक पहुंच जाता है, ये सेंसिटिव तरीन पार्ट होता है हमारे टीथ का, और जब पल्प तक पहुंच गया तब हमें जो कहते हैं इंतहाई दर्द होना, वो तब होता है कीड़ा लगने की वजह से। और जब कीड़े को हम हटवाते हैं, या जो हम अक्सर कहते हैं कि रूट किनाल करवा ली, तो हम इस पल्प को रिमूव करवा देते हैं। जब हमने पल्प को रिमूव करवा दिया तो हमारा जो दांत बचा वो बिल्कुल नॉन लिविंग हो गया। ये एक थोड़ी रियल सी पिक्चर है ह्यूमंस की, जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि हमारा यूव्यूला सबसे ज़्यादा नॉमिनेटेड है। उसके ऊपर जैसे जाते जा रहे हैं तो पहले हमारा सॉफ्ट पैलेट आ रहा है, सॉफ्ट पैलेट से आगे बढ़ते जाएं तो फिर हार्ड पैलेट आ रहा है, और हमारे जो ओरल कैविटी है उसकी फ्लोर पर जो है वो टंग मौजूद है, यानी कि हमारी ज़बान मौजूद है, और साइड्स के अंदर जो है वो चीक्स मौजूद है। जबकि यूव्यूला के साइड पर एक और चीज़ यहाँ पर लेबल की गई है, दैट इज़ पैलेटाइन टॉन्सिल्स। जब हमें टॉन्सिल्स होते हैं तो ये वाले वो टॉन्सिल्स हैं जो कि स्वेल कर जाते हैं, राइट। अब अगर हम बात करें स्लाइवरी ग्लैंड्स की, तो स्लाइवरी ग्लैंड्स दरअसल वो वाले ग्लैंड्स हैं जो कि हमारे स्लाइवा प्रोड्यूस कर रहे हैं, और हमारा जो अंदर वाली जो ओरल कैविटी है हमारी वो मॉइस्ट रह रही है इनकी वजह से। तो जो हमारे स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। तकरीबन इसके बारे में कहा जाता है कि 450 माइनर स्लाइवरी ग्लैंड्स हमारे पास होते हैं। लेकिन अगर हम मेजर स्लाइवरी ग्लैंड्स की बात करें तो मेजर हमारे पास 3 होते हैं, पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स और सबलिंगुअल ग्लैंड्स, राइट। जो हमारे बिल्कुल एयर के पास है ये है पैरोटिड ग्लैंड, और ये लार्जेस्ट स्लाइवरी ग्लैंड है, राइट। पैरोटिड ग्लैंड इज द लार्जेस्ट स्लाइवरी ग्लैंड। अब ये हमारे पास एक पाई चार्ट है जो कि स्लाइवा की कंपोजिशन हमें बता रहा है। तो ये जो सारा ब्लू पार्ट है तकरीबन 99% हमारे स्लाइवा के अंदर, या कुछ फिगर्स के मुताबिक 98.5% हमारे स्लाइवा में वाटर होता है। इसके अलावा जो है वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक उसके अंदर कुछ सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं। अब हम अगर अपनी टंग की एनाटॉमी की बात करें तो सबसे पहले जो टंग है वो हमारे ओरल कैविटी में मौजूद है। इसके बाद जो टंग का एपेक्स है, मतलब आगे वाला जो हमारा कोना सा है, एपेक्स कहते हैं उसको, वो बिल्कुल फ्री होता है, किसी चीज़ से अटैच नहीं होता। बट लेकिन जो हमारी टंग की रूट होती है बिल्कुल, वो हमारी अटैच होती है थायराइड बोन से। और इसके अलावा अगर हम अपनी टंग की सरफेस को ऑब्जर्व करें थोड़ा, तो हमारी टंग की जो सरफेस है वो रफ़ होती है, बट इतनी ज़्यादा रफ़ नहीं होती, थोड़ा स्लाइवा होता है और थोड़ी थोड़ी रफ़ होती है। अगर हम अपनी फिंगर से अपनी टंग की सरफेस को फील करें तो
ये रफनेस जो है उसकी वजह हमारे ये पैपिला होता है। अब यहाँ पर हमारे पैपिला की भी काफ़ी सारी टाइप्स हमारे पास दिखाई हुई है, बस और जस्ट इनके सिर्फ नाम याद रखने हैं, जिसके अंदर हमारा फेलिफॉर्म शामिल है, फोलिएट शामिल है और फंगोल शामिल है, लिंगुअल शामिल है और इसके अलावा वैलिड पैपिला शामिल है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि ज़बान का या हमारी जो टंग है इसका मेन फंक्शन होता है टेस्ट को ऑब्जर्व करना या टेस्ट करना किसी भी चीज़ को। और टेस्ट करने के लिए इसके बाद पास जो चीज़ें मौजूद हैं उनको हम कहते हैं टेस्ट बड्स। और ये जो वैलिड पैपिला है ये कंटेन करता है इन टेस्ट बड्स को, राइट। तो इसका भी नाम याद रखना है, वैलिड पैपिला। अब यहाँ पर हमारी टंग के काफ़ी सारे फंक्शंस होते हैं, बट यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है सॉलोइंग, जिसको हम डेग्लूटिशन भी कहते हैं और उर्दू के अंदर हम इसको निगलना कहते हैं। कि जो भी फूड हम खा रहे हैं, जो भी खाना हम खा रहे हैं, वो हम निगल किस तरह रहे हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर हमारे पास ओरल फेज़ होता है, फिर फेरेंजियल फेज़ होता है और फिर एसोफेगल फेज़ होता है। तो इन सब के नाम से रिलेटेड ही इनके काम है कि जब हमारा बोलस हमारे ओरल कैविटी के अंदर आ जाए और वहीं पर अभी मौजूद है और उसकी थोड़ी बहुत मेस्टिकेशन हो रही है, मतलब स्लाइवा उसके अंदर शामिल हो रहा है, उसका बोलस बन रहा है, तो दैट्स कॉल्ड ओरल फेज़। जब ओरल कैविटी के बाद हमारा फेरिंग्स मौजूद है और जब फेरिंग्स के अंदर हमारा जो है वो आ रही है, फूड आ रहा है, तो उसको हम कहते हैं फेरेंजियल फेज़। और जब हमारा फूड फेरिंग्स में आता है तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट काम ये हो रहा होता है कि हम सब जानते हैं कि हमारी जो ग़िज़ा की नाली होती है यानी कि एसोफेगस, इसी एसोफेगस के साथ हमारी एक हवा की नाली भी साथ साथ चल रही होती है, जिससे हमारा जो है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड या एयर जो है वो आ रही होती है और जा रही होती है, और उसको हम कहते हैं लैरिंग्स। और ये लैरिंग्स और जो एसोफेगस है ये हमारी साथ साथ चल रही हैं। तो हम अक्सर कहते भी हैं कि खाना खाते हुए बोलना नहीं चाहिए वरना हमारा खाना जो है वो हवा की नाली के अंदर चला जाता है। तो दरअसल वो यही लैरिंग्स होता है। तो जब हम अपना खाना निगल रहे होते हैं तो एक इम्पॉर्टेंट काम यहाँ ये होता है कि हमारा जो एक होता है कैप टाइप, जिस तरह ढक्कन हम उसको कहते हैं एपिग्लोटिस, वो एपिग्लोटिस हमारी उस सांस की नाली को या हवा की नाली को कवर कर लेता है और हमारा जो खाना होता है वो फेरिंग्स से नीचे उतर रहा होता है, राइट। फेरिंग्स के बाद आती है हमारे ओसोफेगस। जब हमारा जो खाना है वो ओसोफेगस के अंदर आ रहा है तो उस फेज़ को हम कह रहे हैं एसोफेजियल फेज़, राइट। सबसे पहले ओरल कैविटी में आया, फिर फेरिंग्स में आया, फेरिंग्स के साथ साथ लैरिंग्स मौजूद था, तो लैरिंग्स जो है वो कवर कर लिया, एपिग्लोटिस ने ब्लॉक कर दिया लैरिंग्स को। इसके बाद जब हमारा जो फूड है वो लैरिंग्स से नीचे उतरा तो फिर एसोफेगस आती है। एसोफेगस के अंदर जब पहुंचा तो उस फेज़ को हमने कह दिया एसोफेजियल फेज़। तो अगर हम अपने ओसोफेगस को थोड़ा सा डिटेल में देखना चाहें तो सबसे पहले ओसोफेगस का जो बिल्कुल इनिशियल पार्ट है जो कि फेरिंग्स के बिल्कुल बाद में शुरू हो रहा है उसको हम कहते हैं सर्वाइकल पार्ट। सर्वाइकल पार्ट के बाद जब एसोफेगस हमारी मज़ीद नीचे आती है तो यहाँ पर इसी ओसोफेगस के साथ हमारा हार्ट मौजूद होता है, तो उस पार्ट को हम थोरेसिक पार्ट कहते हैं। थोरेसिक पार्ट मतलब जब वो हमारी चेस्ट बोन के अंदर या चेस्ट तक पहुंच जाती है ओसोफेगस, उतने पार्ट को हमने कहा थोरेसिक पार्ट। और उसके बाद जो हमारी ओसोफेगस है वो बिल्कुल अटैच होती है स्टमक के साथ। तो स्टमक से पहले वाला पार्ट यानी कि ओसोफेगस का बिल्कुल लास्ट पार्ट जो है वो हमारा एब्डोमिनल पार्ट कहलाता है। अब पेरिस्टॉल्सिस है हमारे पास। पेरिस्टॉल्सिस दरअसल एसोफेगस में हो रहा होता है और एसोफेगस जो है वो हमारे पास एक मस्कुलर सी ट्यूब है। तो मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जब हमारा बोलस मतलब हमारा वो फूड जो कि हमारे माउथ के अंदर स्लाइवा के साथ मिलकर एक कंडीशन बन गई थी उसको हमने बोलस कहा था। तो जैसे जैसे वो बोलस नीचे आता जाता है वैसे वैसे जो है हमारे मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती जाती है, कुछ रिलैक्स होते हैं और इसकी वजह से हमारा बोलस नीचे आता है। तो हमारे पास यहाँ दो तरह के मसल्स होते हैं, एक है सर्कुलर मसल्स और एक है लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। हमारा जो बोलस होता है उसके पीछे जो मौजूद है वो सर्कुलर मसल्स मौजूद है और जब सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उसके आगे बोलस मौजूद होगा और बोलस के आगे जो है वो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स मौजूद होंगे।
मतलब कि बोलस के पीछे सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और आगे लॉन्गिट्यूडनल मसल्स रिलैक्स करेंगे। फिर वो लॉन्गिट्यूडनल मसल से जब गुजरेगा तो फिर उसके बाद दोबारा जो उसके पीछे सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और आगे वाला पार्ट रिलैक्स करेगा, और इस तरह की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से हमारा जो बोलस है वो हमारे स्टमक तक पहुंचेगा, राइट। और एक और क्वालिटी इस पेरिस्टालसिस की ये है कि ये इनवॉलेंट्री है। तकरीबन हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा इनवॉलेंट्री होता है। जब तक हमारा फूड हमारे ओरल कैविटी में मौजूद है वो तब तक वॉलेंट्री होता है। वॉलेंट्री का मतलब हमारे इख्तियार में होता है, हम कर सकते हैं उसको रोक सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जब तक वो हमारे इख्तियार के अंदर मौजूद है वो ओरल कैविटी में है, और जब हमने उसको ओरल कैविटी से फेरिंग्स में लेकर गए तब से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इनवॉलेंट्री हो गया, और रेक्टम तक, एनस तक हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बिल्कुल अनवॉलेंट्री है। और ये जो पेरिस्टालसिस है ये चलती हमारी है स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट है इलियम, वहाँ तक, बस वहाँ तक ये पेरिस्टालसिस होती है, और उसके बाद जो है वो एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाती है और फिर ये ख़त्म हो जाती है। अब हमारे पास मौजूद है स्टमक। स्टमक की एनाटॉमी के अंदर स्टमक के यहाँ पर 4 पार्ट्स हैं, बट एक्चुअल में स्टमक के 5 पार्ट्स कंसिडर किए जाते हैं। सबसे पहला पार्ट है कार्डिया। कार्डिया नाम से जाहिर है कि ये हार्ट से जो है वो नियरेस्ट होता है, दैट्स व्हाई हम इसको कार्डिया कहते हैं। इसके बाद फंडस आता है, फिर बॉडी आती है, इसकी बॉडी को हम कॉर्पस भी कहते हैं, और इसके बाद एंट्रियम आता है या एंट्रम आता है, और उसके बाद पाइलोरस आता है। अब इन 5 पार्ट्स के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि कार्डिया जो है इसके पास कुछ स्फिंक्टर्स मौजूद होते हैं। स्फिंक्टर्स का मतलब होता है कि कुछ वॉल्व टाइप मौजूद होते हैं, तो कार्डिया के पास वो मौजूद है। अब फंडस जो है ना ये हमारे स्टमक का एक छोटा पार्ट होता है, और ये एयर कंटेन करता है, मतलब इसके अंदर हवा मौजूद होती है, और वो हवा इसलिए होती है कि जब हम ओवर ईटिंग करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारे स्टमक की एक कैपेसिटी होती है और उस कैपेसिटी के से अगर हम ऊपर जाते हैं तो हम ओवर ईटिंग कहते हैं। तो जब हम ओवर ईटिंग कर रहे होते हैं तो फंडस के इस रीजन के अंदर हमारी हवा मौजूद होती है। तो जब हमारा जो खाना होता है या वो फूड जो हम ले रहे होते हैं वो स्टमक को फिल करता जाता है और स्टमक की कॉर्पस यानी कि बॉडी फिल हो जाती है पूरी, तो ये अलार्मिंग साइन होता है फंडस तक पहुंचने का कि हमारा जो फूड है वो फंडस की हवा को या फंडस की एयर को प्रेशराइज करता है, और वो जो हवा है वो एसोफेगस के जरिए बाहर आती है, ठीक है, जिसको हम आम जबान में जो है वो डकार कह देते हैं। अब हमारा स्टमक जो है उसकी जो वॉल्स होती हैं वो तकरीबन 5 लेयर्स पर जो है वो कंसिस्ट करती है। अब ये 5 लेयर्स जो है इनको हम 5 लेयर्स ऑफ स्टमक नहीं कह रहे, 5 लेयर्स ऑफ जीआईटी कह रहे हैं, मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये लेयर्स जो है वो स्टमक के अलावा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के और जो है कुछ ऑर्गन्स में मौजूद हैं, जैसे इंटेस्टाइन वगैरह में, तो इस वजह से हम इसको 5 लेयर्स ऑफ जीआईटी कहते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहली लेयर हमारी जो है वो सीरोजा होती है, उसके बाद सब सीरोजा होती है, फिर मस्क्यूलरिस होती है। इस मस्क्यूलरिस को अक्सर जगह पर मस्क्यूलरिस एक्सटर्ना भी कहते हैं, फिर सब म्यूकोजा होती है और फिर म्यूकोजा होती है, और बाज़ जगहों पर सीरोजा और सब सीरोजा जो है वो एक ही करके शो किए जाते हैं, मतलब सब सीरोजा को अलग से मेंशन नहीं करते, वो सिर्फ सीरोजा कह देते हैं, ठीक। अब इन 5 लेयर्स के जो है वो अलग अलग काम होते हैं। सबसे पहले सीरोजा और सब सीरोजा जो है इसके पास कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, और इसके बाद आती है मस्क्यूलरिस। मस्क्यूलरिस के बाद स्मूथ मसल्स होते हैं। स्मूथ मसल्स भी 3 टाइप्स के होते हैं, मतलब 3 तरह के स्मूथ मसल्स होते हैं मस्क्यूलरिस के पास। एक लॉन्गिट्यूडनल होते हैं, एक सर्कुलर होते हैं और एक ओब्लीक होते हैं। तो जो लॉन्गिट्यूडनल होते हैं वो सबसे आउटर मसल्स होते हैं, उसके बाद वाली जो मतलब उसका जो मिड होता है उसमें सर्कुलर मसल्स आते हैं, और जो उसकी सबसे इंटरनल पार्ट है उसके अंदर ओब्लीक मसल्स आते हैं, ठीक। और इसके बाद है सबम्यूकोजा। सबम्यूकोजा वो लेयर है जिसके अंदर ब्लड वेसल्स मौजूद होती है और नर्व्स वगैरह मौजूद होती हैं, राइट। तो ये एमसीक्यूज़ के हवाले से भी एक अहम जो है वो लेयर है। इसके बाद है म्यूकोजा। म्यूकोजा के पास ग्लैंड्स होते हैं, ठीक। और एक और बात ये है कि जो सब म्यूकोजा है ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है, इसके पास रुगाए होते हैं। रुगाए का मतलब ये होता है कि हमारा जो स्टमक होता है ना उसकी अंदर की वॉल्स कुछ फोल्ड्स पर जो है वो कंसिस्ट करती है, और ये चर्निंग एक्शन को जो है वो करवाता है। चर्निंग एक्शन का मतलब होता है
हम सब जानते हैं कि जो हमारा स्टमक होता है उसकी वॉल्स कॉन्ट्रैक्ट करके रिलैक्स करती हैं, मतलब जो है वो हमारा जो स्टमक है वो सिकुड़ता है और फिर फैलता है, तो उसकी वजह से जो है हमारा जो फूड है वो पिसना शुरू हो जाता है, तो उस एक्शन को हम कहते हैं चर्निंग एक्शन। तो ये चर्निंग एक्शन जो है वो रुगाई की वजह से होता है। अब मज़ीद जो है वो स्टमक की एनाटॉमी को देखा जाए तो हमारे स्टमक के अंदर मुख्तलिफ सेल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तकरीबन 5 टाइप्स बताई गई हैं उन सेल्स की। सबसे पहले सेल्स होते हैं हमारे सरफेस म्यूकस सेल्स और दूसरे होते हैं म्यूकस नेक सेल्स। अब इन दोनों के नाम के अंदर ही म्यूकस आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये सीक्रेट करते हैं म्यूकस को, मतलब इनसे जो हमारे मैदे में या हमारे स्टमक के अंदर जो म्यूकस रिलीज़ हो रहा होता है वो इन 2 सेल्स की वजह से होता है। इसके बाद पेराइटल सेल्स आते हैं, ये HCl एसिड मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज़ करते हैं और एक इंट्रिंसिक फैक्टर भी रिलीज़ करते हैं। इसके बाद हमारा नंबर 4 पे आते हैं चीफ सेल्स। इन चीफ सेल्स को बाज़ जगहों पर हम ज़ाइमोजिन सेल्स भी कह देते हैं। अब ये ज़ाइमोजिन सेल जो है वो पेप्सिनोजिन को रिलीज़ करते हैं। पेप्सिनोजिन हम सब जानते हैं कि एक जो है वो एंजाइम है, बट ये इनएक्टिव एंजाइम है, मतलब जब ये पेप्सिनोजिन की फॉर्म में मौजूद होता है तो ये एक्शन नहीं कर सकता, ये कैटालाइजेशन नहीं कर सकता, ये बस ऐसे ही मौजूद होता है, क्योंकि जब ये रिलीज़ होता है तो ये पेप्सिनोजिन करके रिलीज़ होता है। मत लेकिन जब हमारे पेराइटल सेल्स हैं, जब वो HCl एसिड को रिलीज़ करते हैं तो HCl एसिड की मौजूदगी में ये पेप्सिनोजिन कन्वर्ट हो जाता है पेप्सिन में। ठीक है, और फिर पेप्सिन जो है वो एक्ट करता है, एक्शन करता है। और इसके अलावा एक और एंजाइम रिलीज़ करते हैं, उसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक लाइपेज। और नंबर 5 पे एक और सेल है, वो है जी सेल। जी सेल्स जो है उनको हम ऑक्जेंटिक सेल्स भी कहते हैं। ठीक है, और ये तकरीबन तमाम सेल्स के जो है वो सरदार या हेड हम कह सकते हैं वो है कि सबसे पहले जी सेल रिलीज़ होता है और ये बकिया चारों सेल्स को रिलीज़ कर देता है कि चीफ सेल्स भी रिलीज़ हों, पेराइटल भी हों, म्यूकस नेक सेल्स भी हों, सरफेस म्यूकस सेल्स भी हों। और जब जी सेल रिलीज़ होता है इसका एक बहुत ही मेन फंक्शन है, और वो फंक्शन ये है कि ये सीक्रेट करता है एक हार्मोन को, मतलब ये इसकी अंदर से निकलता है एक हार्मोन और उस हार्मोन को हम कहते हैं गैस्ट्रिन हार्मोन। ठीक है, और हम सबको ये भी पता है कि जो गैस्ट्रिन हार्मोन है ये वो हार्मोन है जिसकी वजह से हमें भूख लगती है। अब इन सारे जो सेल्स हैं इनकी सीक्रेशन के बाद हमारा जो फूड होता है स्टमक के अंदर वो तकरीबन डाइजेस्ट हो चुका होता है, और उसकी जो फॉर्म बनती है, जो लिक्विड की तरह की फॉर्म होती है, उसको हम कहते हैं काइम। और इसके बाद भी कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं कि जो कि डाइजेस्ट नहीं हो पाते, तो वो फिर फर्दर आगे चलते हैं। कुछ एब्जॉर्प्शन या कुछ और मज़ीद डाइजेशन जो है वो उसकी बची है, और यहाँ पर जो हमारा फूड है वो काइम की फॉर्म में आ गया। ठीक है, जब फूड हमारे मुंह के अंदर होता है तो हम उसको फूड कहते हैं। फिर जब वो हमारे स्लाइवा के साथ मिलता है, मतलब हमारे जो स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जब वो स्लाइवा रिलीज़ करते हैं, तो उसके बाद जो फूड की फॉर्म बन जाती है, मॉइस्ट सी फॉर्म होती है, उसको हम कहते हैं बोलस। और उसके बाद जब वो हमारे स्टमक के अंदर आके गैस्ट्रिक जूस से एक्ट करता है तो हम उसको कहते हैं काइम। अब ये जो काइम होता है ना, ये जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और हम सब जानते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, एक होता है ड्यूडेनम, ज्यूजिनम और इलियम। ठीक है, तो अगर हम बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ की, तो उसकी लेंथ होती है 6.25 मीटर। ठीक है, और इसकी लेंथ जो है वो काफ़ी बड़ी है, लेकिन अल्लाह ताला ने इस जो इंटेस्टाइन है इसको मोड़ मोड़ के, मतलब फोल्ड कर करके हमारे जो है वो एब्डोमिनल रीजन के अंदर रखा हुआ है, तो इसकी जो लेंथ है वो है 6.25 मीटर। अब इसके 3 पार्ट्स हैं, ड्यूडेनम, ज्यूजिनम और इलियम। तो सबसे पहला पार्ट जो है वो ड्यूडेनम है और उसकी लेंथ होती है 0.25 मीटर। उसके बाद आता है ज्यूजिनम, उसकी लेंथ होती है 2.4 मीटर। और उसके बाद आता है इलियम और उसकी लेंथ होती है 3.6 मीटर। तो अगर यहाँ पर एक MCQs हम बनाना चाहें तो वो ये भी है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लार्जेस्ट पार्ट है वो इलियम है, जिसकी लेंथ है 3.6 मीटर। अब अगर हम फंक्शंस की बात करें तो जो ड्यूडेनम होता है यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस हो रहे होते हैं। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब होता है एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है, उस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन।
तो यहाँ पर हमारे स्टमक से फूड आ रहा होता है और मुख्तलिफ़ केमिकल्स और सिक्रीशन उसके अंदर जा रही होती हैं, तो इस वजह से हम उसको मिक्सिंग बोल भी कहते हैं। और इसके अलावा ड्यूडेनम जो है यहाँ पर मैक्सिमम डाइजेशन होती है, मतलब जो हमारी डाइजेशन है वो यहाँ पर एंड है। डाइजेशन के बाद जो हमारा फूड है वो हमारा एब्जॉर्ब होगा, डाइजेस्ट होने के बाद एब्जॉर्ब होगा। तो वो जो एब्जॉर्प्शन है वो शुरू होती है ज्यूजिनम से। तो ज्यूजिनम है यहाँ पर होती है मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, ठीक है। और इसके अलावा हमारे बहुत सारे जो है वो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं और बहुत सारे और हैं जो कि अभी डाइजेस्ट नहीं हुए होते, जो रह जाते हैं, वो यहाँ पर आके इंटेस्टाइन के अंदर जो है वो केमिकली डाइजेस्ट हो जाते हैं, मतलब उनकी केमिकल्स के ज़रिए डाइजेशन हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे माइक्रोब्स मौजूद होते हैं जो कि हमें एंटी माइक्रोबियल एक्शन करते हैं और हमें जो है वो सेव करते हैं, हमारे प्रोटेक्शन करते हैं। उसके अलावा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये कुछ हार्मोन्स रिलीज़ करती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा जो है वो फेमस हार्मोन्स हैं, एक है कोलिसिस्टोकिनाइन और एक है हमारे पास सीक्रेटिन, ठीक है। अब ये जो कोलिसिस्टोकिनाइन है ये सीक्रेट करता है बाइल जूस को, और जो सीक्रेटिन है ये सीक्रेट करता है इंटेस्टाइनल जूस को, राइट। और इसके अलावा हम सब जानते हैं कि एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स भी यहाँ पर हो रही होती है। तो अब जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके डिटेल स्ट्रक्चर के अंदर तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन इसका एक स्ट्रक्चर के अंदर ही एक मेन पॉइंट इसके विलाए आते हैं। विलाए को अगर हम जो है वो सिंगुलर में बोलें तो हम विलस कह देते हैं। तो ये जो है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, मतलब उंगलियों की तरह के प्रोजेक्शंस होते हैं और उभरे हुए होते हैं, जिनको हम विलस या विलाए कहते हैं। ये होते हैं इसलिए कि ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कर देते हैं, क्योंकि हमारी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रही होती है। तो हमारे विलस के दो पार्ट्स होते हैं, एक हमारी होती हैं कैपिलरीज और एक हमारी होती है लैक्टियल, ठीक है। अब जो कैपिलरीज होती हैं जो हमारे स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब जो सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं थोड़े, जैसे कि ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है, ये वैसे तो सिंपल नहीं है, मतलब और दूसरे मॉलिक्यूल्स के मुकाबले में सिंपल है, ये सब एब्जॉर्ब हो जाते हैं कैपिलरीज में। लेकिन हमारे कुछ बड़े मॉलिक्यूल्स आते हैं ऐसे हैं जो कि कैपिलरीज के अंदर जा नहीं पाते, कैपिलरीज के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, तो वो इस लैक्टियल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और उन मॉलिक्यूल्स के अंदर से एक नाम है और वो है फैट्स, ठीक है। फैट्स साइज में बड़े होते हैं और वो लैक्टियल में जो है हमारे एब्जॉर्ब होते हैं। और अगर हम बात करें कि लैक्टियल क्या होती है, तो लैक्टियल एक लिम्फेटिक कैपिलरी है। अब अगर हम बात करें लार्ज इंटेस्टाइन की, तो लार्ज इंटेस्टाइन का हमने सबसे फर्स्ट वीडियो के सबसे पहली स्लाइड थी वो, जिसके अंदर हमने पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट देखा था। उसके अंदर हमने कहा था कि जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, सीकम, कोलोन एंड रेक्टम, राइट। तो सबसे फर्स्ट पार्ट जो है वो है सीकम। सीकम के साथ हमारा अपेंडिक्स अटैच होता है। अब सीकम के साथ हम ऊपर जाते जाएं तो ये इतना बड़ा जो हमारी स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, दैट्स कॉल्ड कोलोन, राइट। ये सारा स्ट्रक्चर जो एक पाइप टाइप का स्ट्रक्चर है ये सब है कोलोन। और इसके बाद आता है लास्ट पार्ट, दैट इज रेक्टम। ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है कोलोन का, इसको हमने मजीद 4 टाइप्स में डिवाइड किया था। तो सबसे पहला जो पार्ट है इसका, जो कि ये इस तरह ऊपर की तरफ जा रहा है, वो है असेंडिंग कोलोन। फिर जो आगे की तरफ जा रहा है दैट इज ट्रांसवर्स कोलोन। फिर जो नीचे की तरफ आया दैट इज डिसेंडिंग कोलोन। और फिर जो इस तरह थोड़ा मोड़ के जा रहा है दैट इज सिग्मोइड कोलोन। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ फंक्शंस हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, लार्ज इंटेस्टाइन के। वैसे तो इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं जब हम इसको सर्च करें तो, बट यहाँ पर सम इम्पॉर्टेंट फंक्शन दिए गए हैं। सबसे पहले प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन बाय माइक्रोब्स। जो माइक्रोब्स हमारे अंदर इन्फेक्शन कॉज करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन उसके खिलाफ हमें प्रोटेक्ट करती है। और इसके अलावा द हार्मोन्स कोलिसिस्टोकिनाइन एंड सीक्रेटिन अब 2 हार्मोन्स को रिलीज करती है। वन इज कोलिसिस्टोकिनाइन एंड द सेकंड वन इज सीक्रेटिन। अब जो ये कोलिसिस्टोकिनाइन है ये करता है क्या है, ये बाइल जूस को सीक्रेट करता है, राइट। और थर्ड जो है वो अभी हम पूरी पिछली वीडियो में हमने देखा था, उसके अंदर हमने एब्जॉर्प्शन बार बार कर रहे थे। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ये होता है कि न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद अगर लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो लार्ज इंटेस्टाइन का भी एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है,
वो ये होता है कि ये कन्वर्ट कर देते हैं बिलीरुबिन को स्टर्कोबिलिनोजिन में और यूरोबिलिनोजिन में। अब एज वी ऑल नो के जो यूरिन है उसका पर्टिकुलर कलर है, वो पर्टिकुलर कलर होता है इस यूरोबिलिनोजिन की वजह से, और जो फीसिस है उसका भी एक पर्टिकुलर कलर होता है, वो होता है स्टर्कोबिलिनोजिन की वजह से, राइट। इसके बाद सेकंड इसका पॉइंट है कि फॉर्म एंड स्टोर द फीसिस। ये फीसिस दरअसल हमारा बिल्कुल एक्सक्रीटरी मटीरियल होता है, उसको ये स्टोर करता है और फॉर्म करता है। अब यहाँ पर हमारा एक जो है वो मैकेनिज्म है, एक इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म है जिसके अंदर सारे जूसेस जो हैं वो इकट्ठे होते हैं और हमारा काइल बनाते हैं। काइल का मतलब है कि हमने कहा कि हमारा जो स्लाइवा है वो जब फूड पर अटैक करेगा दैट्स कॉल्ड बोलस। फिर जब हमारे सारे जितने भी पिगमेंट्स, जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो स्टमक के अंदर एक्ट करेंगे तो हमारा जो फूड है उस वक्त वो कहलाएगा काइम। और इसके बाद जब हमारे इंटेस्टाइनल जूस, हमारा बाइल जूस, पेंक्रियाटिक जूस, ये सब मिलकर अटैक करते हैं फूड पर, तो फिर जो उसकी फॉर्म बनती है होती है काइल। तो उसका एक मैकेनिज्म होता है, मुख्तलिफ रास्तों से मुख्तलिफ चीज़ें आ रही होती हैं और फिर वो एक डक्ट के अंदर, एक नाली के अंदर जो है वो इकट्ठी होती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर दो चीज़ें नज़र आ रही है हमें, एक है राइट हिपैटिक डक्ट, एक है लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। ये दोनों डक्ट्स आगे बढ़ती हैं और ये मिलती हैं, अटैच होती है एक डक्ट के साथ, दैट्स कॉल्ड कॉमन हिपैटिक डक्ट। ये कॉमन हिपैटिक डक्ट आगे बढ़ती जाती है और ये बनती है कॉमन बाइल डक्ट। अब जब ये कॉमन बाइल डक्ट के अंदर मैच हो रही होती है तो बीच में इसको जो है वो ज्वाइन करती है सिस्टिक डक्ट, ठीक है, इसके अंदर आके अटैच हो जाती है। और इसके बाद जो कॉमन बाइल डक्ट है ये अटैच होती है हिपैटोपेंक्रियाटिक डक्ट के साथ। अब हिपैटोपेंक्रियाटिक डक्ट के अंदर जब ये जा रही होती है तो बीच में जो इसको ज्वाइन करने वाली चीज होती है पेंक्रियाटिक डक्ट, राइट। ये हमारा है थोड़ा सा फ्लो चार्ट इसी पिछले मैकेनिज्म को देखने के लिए कि राइट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट मिलेंगी तो कॉमन हिपैटिक डक्ट बनेगी, फिर कॉमन हिपैटिक डक्ट कॉमन बाइल डक्ट के अंदर आएगी, मतलब मिल रही होगी, और बीच में इसको ज्वाइन करेगी सिस्टिक डक्ट। फिर ये मजीद आगे बढ़ के हिपैटोपेंक्रियाटिक डक्ट बनेगी और बीच में इसको ज्वाइन करेगी पेंक्रियाटिक डक्ट। और इन सारी चीज़ों के बाद जो हमारे पास फॉर्म बनती है फूड की उसको हम कहते हैं काइल, राइट। अब काइल के बाद ये यहाँ तक हमारी एब्जॉर्प्शन कंप्लीट होती है। एब्जॉर्प्शन के बाद जब हम काइल के अंदर से अपने एब्जॉर्ब फूड को माइनस कर दें तो जितना पार्ट बचा फीसिस, और वो फीसिस हमारा जो है वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा रेक्टम और एनस के जरिए। अब यहाँ पर जो है वो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो तकरीबन एंड है। तो सबसे पहले हम एक जो है वो लास्ट ग्लैंड को देख लेते हैं, वो है पेंक्रियाज। पेंक्रियाज जो है वो एंडोक्राइन भी है, एक्सोक्राइन भी है, और अगर लोकेशन की बात करें तो स्टमक के पीछे मौजूद होता है और पत्ते की तरह का होता है, मतलब जो हमारे लीव्स होते हैं, हमारे पौधों के ऊपर जो पत्ते मौजूद होते हैं उसकी तरह का ये पेंक्रियाज होता है। और 85% जो है वो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड के तौर पे काम करता है और 15% ये एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पर जो है वो काम करता है।